विक्रम के पास एक गधा था और उस गधे का नाम डमरू था। डमरू बहुत अनोखा गधा था क्योंकि वो इंसानों की तरह बात कर सकता था। इसीलिए विक्रम ने डमरू को अपने पास रखा हुआ था। विक्रम रोजाना खूब सारा अनाज डमरू की पीठ पर रखकर गांव से शहर जाता था। रोज की तरह आज भी विक्रम डमरू की पीठ पर खूब सारी अनाज की बोरियों को रखकर शहर जा रहा होता है। तभी रास्ते में डमरू का पैर फिसल जाता है। डमरू के नीचे गिरते ही अनाज की बोरियां फट जाती हैं और पूरा अनाज जमीन पर बिखर जाता है। सत्यानाश हो तेरा। अरे किसी काम का नहीं है ये। आज इसकी वजह से मेरा इतना सारा नुकसान हो गया। तुझे ठीक से चलना भी नहीं आता क्या डमरू? ज्यादा लचक आ गई है क्या तेरी कमर में? मालिक मुझे माफ कर दीजिए, गलती से मेरा पैर फिसल गया। तुझे पता भी है तेरे इस पैर फिसलने की वजह से मेरा कितना बड़ा नुकसान हो गया। अरे गधे का गधा ही रहेगा जिंदगी भर तू। रुक जा, आज मैं तुझे अच्छे से मजा चखाऊंगा ताकि तुझसे दोबारा ये गलती कभी ना हो। विक्रम को गुस्सा आता है और वो अपने पास रखी हुई पतली सी छड़ी उठाकर डमरू को मारना शुरू कर देता है। बेचारा डमरू बहुत बुरी तरह से रोने लगता है, लेकिन विक्रम को डमरू के ऊपर जरा सा भी तरस नहीं आता और वो उसे बहुत बुरे तरीके से मारने लगता है। मालिक, मालिक, मुझे छोड़ दीजिए मालिक। आइंदा से आगे से कभी आपको ऐसे परेशान नहीं करूंगा और ना कभी गुस्सा दिलाऊंगा मालिक। मुझे छोड़ दीजिए। मत मारिए मालिक, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अभी तुझे ये अंदाजा नहीं है कि मुझे कितना दर्द हो रहा है। तुझे पता भी है कितनी मेहनत से खून पसीना एक करके मैंने ये अनाज इकट्ठा किया था शहर में बेचने के लिए। बस तेरी वजह से मेरी सारी मेहनत एक ही बार में खत्म हो गई। दिल तो कर रहा है कि तुझे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूं। बेचारा डमरू रोने के सिवाय कुछ भी नहीं कर सकता था। विक्रम गुस्से में डमरू को घर लाता है और उसे बिना खाना पानी दिए ही एक घर में बंद कर देता है। 2 दिनों तक डमरू भूख प्यास से तड़पता हुआ इस घर में बंद था। तभी विक्रम की पत्नी मधु चोरी से खाना लेकर डमरू के पास जाती है। डमरू, मेरे बच्चे, ले खाना खा ले। मैं जानती हूँ 2 दिन से तूने कुछ भी नहीं खाया है, पर तू तो जानता है ना तेरे मालिक कितने गुस्सैल हैं। गुस्से में उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता, इसीलिए वो तेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। पर कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं तेरे लिए खाना लेकर आई हूं। मालकिन, आप चली जाइए। मेरी वजह से मालिक आप पर भी गुस्सा करने लगेंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपको कोई कुछ कहे, क्योंकि आप बहुत अच्छी हैं मालकिन। डमरू, तुझे पता है ना कि तू मेरे लिए क्या है? मैं तुझे एक बेटे की तरह प्यार करती हूँ, और अगर एक माँ को उसके बेटे की वजह से किसी से सुनना भी पड़ जाए तो कोई बात नहीं। चल अब मुंह खोल और खा ले बेटा। मधु जैसे ही डमरू को खाना खिलाने की कोशिश करती है, तभी वहां विक्रम आ जाता है। मधु, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फैसले के खिलाफ जाने की? तुम्हें पता है ना कि मैं अभी बहुत गुस्से में हूं, इसीलिए मैं चाहकर भी इस गधे को खाना नहीं दूंगा, चाहे ये भूख प्यास के मर ही क्यों न जाए। अरे, आप बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? डमरू हमारे साथ कई सालों से रह रहा है और इससे आज तक कभी कोई भूल नहीं हुई है। और अगर कल इससे जाने अनजाने में एक गलती हो भी गई तो आप इसे इसकी पहली और आखिरी गलती समझकर माफ कर दीजिए ना। मधु, तुम चुपचाप अंदर जाओ और जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक इस गधे को कुछ भी नहीं मिलेगा खाने के लिए। यहां तक कि पानी की एक बूंद भी नसीब नहीं होगी इसे। विक्रम बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, इसीलिए वो गुस्से में मधु को भी अंदर जाने के लिए कह देता है। बेचारा डमरू भूखा प्यासा इस घर में बंद था, लेकिन धीरे धीरे डमरू की भूख बढ़ती ही जा रही थी। भूख से व्याकुल डमरू अपने आप को रोक नहीं पाता और विक्रम के चंगुल से खुद को हमेशा हमेशा के लिए छुड़ाकर भागना चाहता था। रात के समय में डमरू मौका देखकर विक्रम का घर हमेशा के लिए छोड़कर भाग जाता है। अगली सुबह जब विक्रम की आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि डमरू घर से भाग गया है।
अच्छा, तो मतलब मौका देखकर वो गधा भाग गया। कोई बात नहीं, जिस दिन मेरे हाथ लग गया ना, उसी दिन वो उसका आखिरी दिन होगा। विक्रम का घर छोड़कर डमरू को बहुत राहत मिलती है। वो जंगल में यहाँ वहां भटक रहा होता है। अब मैं कभी उस विक्रम के पास नहीं जाऊंगा। वो हमेशा मेरी बेइज्जती करता था, हमेशा मुझे मारता था, पीटता था और तो और मुझे खाना भी नहीं देता था। इसीलिए अब मैं कभी उसके पास नहीं जाऊंगा। भगवान, तुम मेरी मदद क्यों नहीं करते? एक तो तुमने वैसे ही मुझे जानवर बनाकर भेजा है इस धरती पर, तभी ये इंसान हमारे साथ इतना बुरा व्यवहार करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक इनका काम करते रहो और बदले में इनसे झूठी तारीफ भी सुनने को नहीं मिलती। तभी रास्ते में डमरू को एक सींग दिखाई देता है। वो सींग देखकर डमरू हैरान हो जाता है। अरे ये क्या? ये तो सींग है, पर यह सींग किसका होगा? लगता है जरूर ये कोई चमत्कारी सींग है। अरे नहीं नहीं डमरू, सच में तू तो गधा ही रहेगा। अरे तुझे कहां से चमत्कारी सींग मिलेगा? तेरी तो किस्मत ही वैसे ही खराब है। पर ये किसका है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ओ तभी अचानक वो सींग उड़ता हुआ डमरू के सींग में समा जाता है और बहुत तेजी से चमकने लगता है। अरे लगता है भगवान जी मेरी मदद करना चाहते हैं, तभी तो ये सींग अपने आप मुझे लग गया। और तो और ये सींग काफी चमकदार भी है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बहुत सुंदर दिखाई दे रहा हूँ। सच में ये सींग तो बहुत अच्छा है। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने बिल्कुल सही फैसला लिया विक्रम का घर छोड़ने का, वरना वो तो मुझे मार मार कर अधमरा कर देता। खैर ये सब छोड़ो, मैं तो कई दिनों से भूखा हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। डमरू को बहुत भूख लग रही थी और जैसे ही डमरू अपने मन में खाने का सोचता है, तभी अपने आप डमरू के सामने खूब सारा खाना प्रकट हो जाता है। खाना देखकर डमरू बहुत खुश हो जाता है और डमरू समझ जाता है कि जरूर ये जादुई सींग का कमाल है। इतना सारा खाना अपने आप कहां से प्रकट हो गया? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा भगवान कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी डमरू के सामने एक परी आती है और वो परी डमरू से कहती है, डमरू, घबराओ नहीं, ये खाना तुम्हें इस जादुई सींग की मदद से मिला है। तुमने अभी जो सींग देखा था वो एक जादुई सींग है और अब से तुम जादुई सींग वाले गधे बन चुके हो। तुम्हारे पास खुद की मदद करने के लिए जादुई शक्तियां हैं, इसलिए हमेशा अपने साथ साथ लोगों की भी मदद करना। कभी किसी के साथ कुछ भी बुरा मत करना। ये कहकर वो परी वहां से चली जाती है। परी के जाते ही डमरू समझ जाता है कि अब डमरू एक जादुई सींग वाला गधा बन चुका है। इसीलिए डमरू अब बेखौफ यहाँ वहां जंगल में घूमा करता था। एक दिन डमरू नदी किनारे पानी पी रहा होता है। इसी बीच वहां पर विक्रम आता है। विक्रम को देखकर डमरू थोड़ा सा डर जाता है, क्योंकि विक्रम के हाथ में एक मोटा सा डंडा था। आखिरकार तू मुझे मिल ही गया। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे इसी नदी में मार कर फेंक दूंगा। बहुत शौक है ना तुझे घर से भागने का? नतीजा क्या होता है ये तुझे आज पता लग ही जाएगा। अरे आप मुझे मारना क्यों चाहते हो? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? वैसे भी आप हमेशा मुझे मारते थे, पीटते थे, क्योंकि मैं आपका एक भी काम ठीक से नहीं कर पाता था। फिर आप मुझे क्यों अपने साथ रखना चाहते हो? जब मैं आपके लिए एक नालायक गधा हूँ, तो आपको खुश होना चाहिए ना कि मैं खुद वहां से भाग गया। डमरू बहुत ज्यादा डर जाता है और वो फिर से विक्रम को चकमा देकर वहां से भागने लगता है। विक्रम भी गुस्से में डंडा लेकर डमरू के पीछे भागने लगता है। भागते भागते रास्ते में डमरू को याद आता है कि अब तो वो जादुई सींग वाला गधा है। इसीलिए डमरू बीच रास्ते में रुक जाता है और डमरू को देखकर विक्रम भी भागना बंद कर देता है और वहीं रुक जाता है। चलो अच्छा है,
आखिर तुझे भी समझ में आ गया होगा कि चाहे तू कितना भी भाग ले, घूम फिर कर तुझे मेरे पास ही आना है। तुझे क्या लगता है कि मैं तुझसे डर गया? अरे अब मैं तुझसे डरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं तुझसे भी ज्यादा ताकतवर हूँ। अरे तेरी बातें सुनकर तो मुझे बहुत हंसी आ रही है। लगता है घर से भागने के बाद तेरा दिमाग का संतुलन खराब हो गया है। पिछली बार की मार तू भूल चुका है, तभी ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है तू। क्या चाहता है, मैं तुझे फिर से मारूं? दिमागी संतुलन तो तेरा खराब होने वाला है विक्रम, रुक जा। ये कहकर डमरू अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके विक्रम को हवा में उड़ाने लगता है। ये देखकर विक्रम भी हैरान हो जाता है और डर के मारे कांपने लगता है। डमरू को बहुत गुस्सा आता है और डमरू जादुई शक्तियों की मदद से विक्रम को अपनी पीठ पर बिठा लेता है और जोर जोर से पूरे जंगल में यहाँ वहां दौड़ने लगता है। अरे मुझे माफ कर दे डमरू। हे भगवान, क्या हो गया इसे? लगता है ये पागल हो गया है। अब तो ये मुझे जान से मार कर ही छोड़ेगा। अरे डमरू, मुझे छोड़ दे। अरे मेरे मालिक, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अब मैं तुझे कभी परेशान नहीं करूंगा। अरे तुझे क्या, अब मैं कभी किसी जानवर को परेशान नहीं करूंगा। मुझे छोड़ दे भाई, डमरू छोड़ दे। नहीं नहीं, तुझे मैं आज अच्छे से मजा चखाऊंगा। बहुत शौक है ना तुझे मासूम जानवरों को परेशान करने का। अब तुझे पता चलेगा कि किसी को परेशान करने का नतीजा क्या होता है। डमरू बहुत बुरी तरह से विक्रम को डरा देता है। विक्रम को भी अब समझ में आ जाता है कि हमें कभी किसी को कम नहीं समझना चाहिए, चाहे वो जानवर ही क्यों ना हो। इसलिए विक्रम डमरू से हाथ जोड़कर माफी मांगता है और वो दोबारा अपने जीवन में कभी किसी जानवर को परेशान नहीं करता। हरिया के पास उसका बैल लल्लू था। लल्लू हरिया की सारी बात मानता था। हरिया भी लल्लू से खूब काम करवाता था। तो वहीं लल्लू हरिया की गैर मौजूदगी में भी उसके खेत पर जुताई कर लेता था। ऐसे ही एक रात लल्लू को फिर से बहुत जोर की भूख लगती है। हरिया अपने गौशाला में जाता है और खूब सारा चारा लल्लू को देते हुए बोलता है, क्या लल्लू, तू मुझे चैन से सोने भी नहीं देता। आखिर कितनी भूख लगती है तुझे? इतना खाना तो कोई भी जानवर नहीं खाता। रात को रोज सोने से पहले तुझे पेट भर के खाना खिलाता हूँ और तेरी रोज की आदत है कि तू आधी रात को मुझे फिर से जगाता है। आखिर ऐसा क्यों करता है मेरे भाई? सही कहा है किसी ने, जिसको जितना प्यार दो उतना ही कम लगता है। मैं अच्छे से जानता हूँ, जब तक तू मुझसे आधी रात को घंटों घंटों बात ना कर ले, तब तक तुझे भी नींद नहीं आती है अच्छे से। वहां एक मेरी पत्नी है, वो अलग से मेरे सर पर बहस करने का ढोलक बजाती रहती है, और एक तू है। समझ में नहीं आता कि आखिर मैं क्या करूं। ऐसे ही अगली सुबह हरिया लल्लू के पास आता है और उसे काम समझाते हुए बोलता है, देख लल्लू, मैं शहर जा रहा हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम है, तो मेरी गैर मौजूदगी में तू अकेले ही खेत का सारा काम संभाल लेना। और हाँ, अच्छे से जुताई करनी है। तुझे तो पता ही है मेरा कोई बेटा नहीं है, इसीलिए मैं अपना सारा काम तेरे कंधों पर डालकर चला जाता हूँ। तू अपना ख्याल रखना और अच्छे से काम करना। थोड़ी देर बाद हरिया शहर चला जाता है। तभी लल्लू अकेले ही खेत का काम खुद संभाल लेता है। उसे ऐसे काम करते देख गांव के सभी लोग हैरान थे। अरे क्या किस्मत है हरिया की, ऐसा बैल आजकल के टाइम में मिलना बड़ा मुश्किल है। ये बैल नहीं बल्कि हरिया का बेटा है, बेटा। अरे एक जानवर होने के बावजूद ये इंसान की तरह काम करता है। बड़ा ही लाजवाब जानवर है ये। वही तो, कभी कभी तो मन करता है कि हरिया के बैल को चोरी कर लूं, लेकिन अब पड़ोस की बात है, ऐसा करना ठीक नहीं है। लेकिन इसका बैल बहुत ही मेहनती है। चलो भाई, अब चलते हैं। हमारी किस्मत में कहाँ लिखा है ऐसा बैल। वही तो, भगवान जी किसी किसी के साथ ऐसा करते हैं कि वो बहुत खुश रहता है, और एक हम हैं कि दूसरों की खुशी को देखकर रोज जलते ही रहते हैं। हे भगवान, हमारे ऊपर भी अपनी थोड़ी कृपा बरसा दो।
हमें भी एक लल्लू जैसा बैल दे दो। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अचानक से लल्लू की तबीयत खराब हो जाती है। हरिया उसे डॉक्टर के पास ले जाता है और कुछ दवाइयाँ देते हुए बोलता है, देखो हरिया, तुम्हें कुछ दिनों तक लल्लू का अच्छे से ध्यान रखना है। इससे कोई भी काम नहीं करवाना है। बेचारा बहुत कमजोर हो गया है। अचानक से इसकी तबीयत बिगड़ गई है। जो दवाई मैंने दी है वो दवाई तुम इसे टाइम से देते रहना। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरे लल्लू को क्या हुआ है? अरे कुछ नहीं, बस थोड़ा बहुत तबीयत तो हर किसी का खराब हो जाता है। बस समय से ये दवाइयां देते रहना, तुम्हारा लल्लू ठीक हो जाएगा। हरिया अपने बैल को लेकर घर आ जाता है। घर आने के बाद हरिया अपनी पत्नी जानकी से बातचीत कर रहा था। अरे जानकी, पता नहीं हमारे लल्लू को क्या हो गया है। अचानक से इसकी तबीयत कैसे खराब हो गई है। तुम्हें तो पता ही है, लल्लू में जान बसती है मेरी। इसे कुछ हो जाए ना तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अरे मुझे तो कभी कभी लगता है ना कि हमारे लल्लू को किसी की नजर लग गई है। आसपास के लोग लल्लू को काम करता हुआ देखकर हैरान हो जाते हैं और लोग इसके बारे में बातें बनाने लगते हैं। मुझे तो लगता है कि इसे लोगों की ही नजर लगी है। शायद तुम ठीक कह रही हो, हमारे लल्लू को लोगों की नजर लग गई है। एक काम करते हैं, चलो ना हम इसकी नजर उतार देते हैं। शायद इससे लल्लू को कुछ आराम मिले। दोनों पति पत्नी थोड़ी सी लाल मिर्च लेकर लल्लू की नजर उतारने लगते हैं। ये देखकर आसपास के लोग फिर से बातें बनाना शुरू कर देते हैं। वो जरा इन दोनों पति पत्नी को तो देखो, दोनों ऐसे नजर उतार रहे हैं अपने लल्लू की जैसे कि हम गांव वालों ने ही लल्लू को नजर लगा दी है। शर्म आती है हमें ऐसे लोगों को अपना पड़ोसी कहते हुए। आग लगे इनके बैल को। ऐसा लग रहा है जैसे ऐसा अनोखा बैल तो सिर्फ इन्हीं के पास है और दुनिया में तो और किसी ने आज तक बैल को पाला ही नहीं है। यही अपने बैल से प्यार करते हैं। हम तो अपने बैल के ऊपर कौड़े बरसाते हैं। दिन बीत जाते हैं लेकिन लल्लू की तबीयत में जरा भी सुधार नहीं था। धीरे धीरे लल्लू की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही थी और रात करीबन 2 बजे हरिया की आंख अपने आप खुल जाती है और वो गौशाला में आकर लल्लू को उठाने की कोशिश करता है। लेकिन अब लल्लू हमेशा के लिए शांत हो चुका था। हे भगवान, आखिर क्या हो गया? मेरे लल्लू के साथ तूने मेरा सहारा ही छीन लिया भगवान जी। अरे मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। अरे कहाँ हो तुम जानकी, जल्दी आओ। यहाँ देखो, हमारा लल्लू उठ नहीं रहा है। अरे हमारे लल्लू को क्या हो गया? जानकी और आसपास के सभी लोग भागते हुए हरिया के पास आते हैं। ज्यादा तबीयत खराब होने के कारण लल्लू हमेशा हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़कर चला जाता है। लल्लू के जाने के बाद हरिया की हालत बहुत खराब हो जाती है। ऐसे ही लगभग 15 दिन बीत जाते हैं लेकिन हरिया लल्लू को भूल ही नहीं पा रहा था और वो माता रानी के मंदिर जाता है और बोलता है, माता रानी, तुमने मेरा सहारा मुझसे छीनकर अच्छा नहीं किया। लल्लू मेरा बेटा था, बेटा। मैं घर में रहूं या ना रहूं, वो मेरा हर काम अच्छे से देख लेता था। आखिर ऐसा कौन सा पाप किया था मैंने जो तुमने मुझसे मेरा लल्लू हमेशा के लिए छीन लिया? भगवान जी, कैसे भी करके मुझे मेरा लल्लू वापस कर दो। बहुत उम्मीद लेकर आया हूं मैं आपके पास। मुझे मेरा लल्लू चाहिए भगवान जी। हरिया पूजा करके मंदिर से जैसे ही बाहर जाता है वो देखता है कि मंदिर के बाहर एक लल्लू जैसा ही बैल खड़ा है, लेकिन उस बैल की 2 पूंछ थी। वो दोनों पूंछ को देखकर हरिया हैरान हो जाता है, लेकिन हरिया को बार बार उस 2 पूंछ वाले बैल में अपना लल्लू दिखाई दे रहा था। मुझे कुछ नहीं पता तुम किसके बैल हो, लेकिन ना जाने क्यों बार बार मेरा मन कह रहा है कि तुम मेरे लल्लू ही हो, भले ही तुम्हारी 2 पूंछ है। इतना बोलकर जैसे ही हरिया अपने घर की ओर बढ़ने लगता है वैसे ही वो 2 पूंछ वाला बैल हरिया के पीछे पीछे आने लगता है और आखिरकार हरिया के साथ साथ वो बैल भी उसके घर पहुंच जाता है। बैल को देखकर हरिया हैरान था और वो अपनी पत्नी को बुलाता है और सारी बात बताता है, जिसके बाद जानकी कहती है, सुनिए जी,
अगर ऐसी ही बात है तो आप इसी बैल को अपना लल्लू समझ लीजिए। क्या पता भगवान ने हमारे लल्लू को कोई दूसरा जन्म दे दिया हो, और इस जन्म में हमारे लल्लू के 2 पूंछ है तो क्या हुआ। मुझे लल्लू के 2 पूंछ होने से कोई दिक्कत नहीं है जानकी, लेकिन अगर ये किसी और का बैल हुआ तो? अरे ऐसा नहीं है, अगर ये किसी और का बैल होता तो शायद ये खुद अपने घर वापस चला जाता। मेरा मन न जाने बार बार क्यों बोल रहा है कि हमें इसे रख लेना चाहिए। ठीक है, अगर तुम भी यही चाहती हो तो यही सही, हम इसे रख लेते हैं। हरिया अपने नए बैल को अपने गौशाला में ले जाता है। तभी हरिया देखता है कि उस बैल के पूंछ में एक अलग ही चमक है। जैसे ही हरिया बैल के पीछे जाकर उसकी पूंछ को करीब से देखता है तो वो हैरान हो जाता है। बैल के दोनों पूंछ एक सोने का और एक चांदी का था। ये देखकर हरिया फिर से अपनी पत्नी को आवाज लगाकर बुलाता है। जानकी, ये देखो, ये हमारा लल्लू नहीं, ये कोई और है। इसकी पूंछ तो सोने और चांदी की बनी हुई है। नहीं नहीं जानकी, ये हमारा लल्लू नहीं हो सकता, हम इसे नहीं रख सकते। आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। वो दोनों आपस में बातचीत कर ही रहे थे कि तभी अचानक से उस बैल के दोनों पूंछ से खूब सारा सोना और चांदी निकलने लगते हैं। देखिए, ना तो ये बैल हमारा है और ना ही ये सोना चांदी हमारा है। हे प्रभु, कहाँ हो आप? आखिर ये कैसी दुविधा है हमारे सामने? ना तो ये बैल हमारा है और ना ही ये सोना चांदी। हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान जी, हमें बस हमारा लल्लू वापस दे दीजिए आप। हाँ भगवान जी, मुझे मेरा लल्लू चाहिए। मुझे किसी का भी सोना और चांदी नहीं चाहिए। मुझे बस मेरा लल्लू वापस कर दीजिए। दोनों पति पत्नी हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं। तभी वो जादुई बैल उन दोनों से कहता है, तुम्हारी ईमानदारी देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। तुम्हारी जगह कोई दूसरा होता, वो अभी के अभी ये सारा सोना और चांदी इकट्ठा करके अपने घर चला गया होता। लेकिन तुम दोनों पति पत्नी बहुत ईमानदार हो और तुमने साबित कर दिया है कि तुम अपने लल्लू से कितना प्यार करते हो। ये क्या, तुम तो बोल सकते हो? हाँ, मैं बोल सकता हूं क्योंकि मैं जादुई 2 पूंछ वाला बैल हूं और मुझे यहां खुद भगवान जी ने ही भेजा है। तुमने भगवान जी से लल्लू के लिए सच्चे दिल से प्रार्थना की थी, इसलिए भगवान जी ने मुझे यहां पर तुम्हारी एक छोटी सी परीक्षा लेने के लिए भेजा था और तुम इस परीक्षा में सफल हुए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भगवान जी। मुझे बस मेरा लल्लू वापस चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हाँ हाँ हरिया, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारा लल्लू हमेशा हमेशा के लिए वापस कर दूंगा। जादुई 2 पूंछ वाला बैल अपनी जादुई शक्तियों से हरिया का लल्लू हमेशा हमेशा के लिए वापस कर देता है और हरिया और जानकी के लिए खूब सारा सोना और खूब सारा पैसा भी प्रकट कर देता है और कहता है, ये जो कुछ भी है वो तुम दोनों की ईमानदारी का तोहफा है। तुमने सच्चे दिल से लल्लू के लिए प्रार्थना की है और तुमने पूरी ईमानदारी के साथ लल्लू को भगवान जी से मांगा है। तुम दोनों पति पत्नी के मन में कोई छल कपट नहीं है, इसीलिए मैंने तुम्हें ये सब कुछ दिया है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जादुई 2 पूंछ वाले बैल, मुझे मेरा लल्लू मिल गया, मैं बहुत खुश हूं। हाँ जादुई बैल, लल्लू हमारा बेटा है और हम अपने बेटे से दूर नहीं रह सकते। जब से लल्लू गया है तब से हम दोनों ने चैन से सांस ही नहीं ली है। अब लल्लू को अपनी आंखों के सामने देखकर हम दोनों को बहुत खुशी मिल रही है। जादुई 2 पूंछ वाला बैल हमेशा हमेशा के लिए वहां से गायब हो जाता है। दोनों पति पत्नी लल्लू को फिर से पाकर बहुत खुश थे। एक छोटे से गांव में किशन नाम का एक लड़का रहा करता था। वो बेहद गरीब था और वहीं के जमींदार के खेतों में काम करता था। उसके परिवार में ले देकर उसकी एक बूढ़ी माँ थी जो हमेशा सपना देखती रहती थी कि उसके बेटे की शादी किसी अच्छी लड़की से हो जाए। किशन की माँ इसीलिए पूरा दिन घर के बाहर बैठी रहती और आने जाने वाले लोगों से अपने किशन की तारीफ करती और उसके लिए एक अच्छी लड़की देखने के लिए बोलती। सब लोग उसकी इस आदत से इतना परेशान हो गए थे कि अब कोई उसके घर के बाहर से निकलना पसंद ही नहीं करता था। सब इधर उधर से रास्ता देखते और निकल जाते।
इसी तरह एक दिन, सुनो सुनो, तुम इधर आओ, मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम दूसरे गांव की शांता हो ना? याद है तुम्हें, एक बारी हम बाजार में मिले थे। अरे अम्मा, तुम्हारी नजर तो बड़ी तेज है और याददाश्त भी। और मैं अभी यही सोच रही थी कि यहीं कहीं देखी हुई सी लग रही है। कैसी हो अम्मा? मैं तो ठीक हूँ। अब क्या बताऊं, मेरा बेटा है ना किशन, बड़ा ही मेहनती है, बड़ा ही होनहार है। तुम कोई लड़की बताओ उसके लिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर आपका बेटा करता क्या है? और घर परिवार के बारे में भी कुछ बताओ। मेरा बेटा जमींदारों के खेत में नौकर है, और ये घर देख रही हो, ये मेरा अपना घर है। शांता घर की हालत देखती है। टूटा फूटा मकान, ऊपर टिन पड़ी हुई थी। वो किशन की माँ को झूठी दिलासा देकर वहां से निकल जाती है। तभी किशन घर आ जाता है। आ गया तू, देख तेरी शादी मैं जल्दी करा दूंगी। आज एक पुरानी जानने वाली मिली, मैंने उसे तेरे बारे में सब कुछ बता दिया और अपना घर भी दिखा दिया। जल्दी घर में शहनाई बजेगी, मेरे पोता पोती होंगे और मेरा बुढ़ापा बड़ा मजे में निकलेगा। बस करो माँ, तुम्हें पता है तुम्हारे इन्हीं सवालों के जवाब के चक्कर में लोग यहाँ से निकलते भी नहीं है। क्या हो जाएगा अगर मेरी शादी ना हो? घर की हालत देख रही हो, कौन देगा अपनी बेटी? और मेरी पगार 100-150 रुपए पगार में तुम किसको अपने घर लाना चाहती हो? अरे तू तो पागल है, तू नहीं समझेगा। मेरा दिल कहता है देख लेना, मेरी बहू ऐसी आएगी कि सारा गांव जलन खाएगा। तो क्या मैं भूखा सो जाऊं मैया? तेरी बहू के आने का इंतजार करूं कि वो 2 रोटी बनाकर मुझे खिला दे? दे ले ताने, दे ले। मैं कहती हूँ जब मेरी बहू आ जाएगी देख लेना, वो तो मुझे जमीन पर पैर भी नहीं रखने देगी। चल तू बैठ, मैं तेरे लिए रोटी बना कर लाती हूँ। इसी तरह समय बीत रहा था। 2 साल निकल जाते हैं, लेकिन किशन के लिए कोई रिश्ता नहीं आता। उधर किशन की माँ दिन पर दिन बूढ़ी होती जा रही थी और उसकी इच्छा और भी बलवती होती जा रही थी। एक दिन वो घर से निकल जाती है और दूर जंगल में पहुंच जाती है। वहीं उसे एक बड़ी सुंदर लड़की मिलती है। अरे अम्मा, तुम यहाँ इस जंगल में क्या कर रही हो? रास्ता भटक गई हो या कहीं जा रही हो? मैं अपने बेटे किशन के लिए लड़की देखने जा रही हूँ। कोई भी मुझे नहीं बताता कि अच्छी लड़की कहाँ है जो मेरे किशन से शादी कर ले। मेरा किशन बहुत ही होनहार और समझदार लड़का है। गरीब हुआ तो क्या हुआ, उसका दिल बहुत अच्छा है। जो भी लड़की उससे शादी करेगी देख लेना, वो किस्मत वाली होगी। इसका मतलब तुमने अभी तक उसके लिए लड़की नहीं देखी? फिर कहाँ घूमने जा रही हो? चलो अम्मा, रात होने वाली है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। कहीं ऐसा ना हो कोई जंगली जानवर तुम्हें खा जाए और तुम्हारा अरमान अरमान ही रह जाए। लड़की के मुंह से ये बात सुनकर किशन की माँ रोने लगती है। रोते रोते कहती है, नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? पहले किशन की शादी होगी, मैं उसके बच्चों को खिलाऊंगी, तभी तो मरूंगी। उस लड़की को किशन की माँ पर बड़ा तरस आता है। वो उसका हाथ पकड़कर उसे घर ले आती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कब से अपनी माँ को ढूंढ रहा था, सारा गांव देख लिया। मेरी माँ थोड़ा बौरा गई है, मेरी शादी का सपना देखती रहती है और न जाने कहाँ निकल जाती है। वो लड़की जिसका नाम रूमी था, किशन को देखकर और उसके नरम स्वभाव को देखकर उस पर मोहित हो जाती है और मन ही मन सोचती है, अगर ये लड़का गरीब ना होता तो इसे कितनी सुंदर लड़की मिल सकती थी। वो वहां से जाने लगती है कि तभी किशन बोलता है, आप इतनी रात गए कहाँ जाएंगी? आप बताएं, मैं आपको आपके घर छोड़कर आता हूँ। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी, मुझे तो आदत है, मेरा घर जंगल में ही है। और आपके परिवार में कौन कौन है? रूमी उसे बताती है कि उसका नाम रूमी है और उसके परिवार में उसकी एक बहन है जो बहुत दूर रहती है। वो अकेली यहाँ रहती है। ये सुनते ही किशन की माँ के कान खड़े हो जाते हैं और वो उस लड़की से कहती है, अरे बेटी, तू भी अकेली है और देख मेरा किशन भी अकेला है, क्यों ना तुम दोनों शादी कर लो। अरे आप मेरी माँ की बातों का बुरा मत मानना। इन्होंने तो सारे गांव और आसपास के गांव के लोगों को भी यही बोलकर परेशान कर दिया है। अब ऐसा भी मत कहिए, आपकी माँ दिल की बहुत अच्छी है और वो दिल से चाहती है कि आपकी शादी हो जाए। और फिर आपकी उम्र भी तो हो रखी है और दिखने में आप काफी बांके जवान लग रहे हो। रूमी के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर किशन शर्मा जाता है। फिर वो रूमी से कहता है कि वो उसे घर छोड़कर आ जाएगा।
लेकिन किशन की माँ रात को लड़की को अकेले घर से बाहर जाने के लिए मना कर देती है। अगले दिन सुबह, किशन, किशन उठो बेटा, हमारे घर पर मेहमान है और हमारे पास चाय के लिए दूध भी नहीं है। अरे अम्मा, फिक्र क्यों करती हो, आप रुको, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। रूमी रसोई में जाती है और चाय बनाकर ले आती है। किशन की माँ हैरान होते हुए पूछती है, बेटा, तुझे मेरी रसोई के बारे में क्या पता कि कहाँ चीनी रखी है, कहाँ सामान रखा है, और दूध घर में था ही नहीं, फिर तुम चाय कैसे बना लाई? मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है माँ, आप जल्दी से चाय पियो, मैं आप लोगों के लिए बढ़िया नाश्ता भी बनाती हूँ। अरे आप तकलीफ मत कीजिए, आप हमारी मेहमान हैं। रूमी किसी की नहीं सुनती। वो रसोई में जाती है और बढ़िया नाश्ता बनाकर ले आती है। ऐसा नाश्ता जो किशन और उसकी अम्मा ने कई सालों से किया भी नहीं था। आपने तो कमाल कर दिया। काश तू मेरी बहू होती, मेरे किशन की तो किस्मत चमक जाती। आप और किशन जी भी तो कितने अच्छे हैं, मेरा भी मन कर रहा है कि मैं यहीं आपके पास ही रुक जाऊं। तीनों का ही मन एक दूसरे के साथ रहने को कर रहा था कि तभी किशन की माँ रूमी का हाथ पकड़ उसे रोक लेती है और कहती है कि तू मेरी बहू है और मैं अब और तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। किशन और रूमी की शादी किशन की माँ पास के मंदिर में करा देती है और बस यहीं से किशन की किस्मत एकदम से पलट जाती है रूमी के घर आते ही। किशन, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ हाँ कहो, क्या तुम अपनी बहन को बुलाना चाहती हो? नहीं, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे पास बहुत सारी जादुई शक्तियाँ हैं। ये तुम क्या कह रही हो? जादुई शक्तियां? हाँ, जादुई शक्तियाँ। फिर रूमी किशन को अपनी जादुई शक्तियाँ दिखाती है। वो पूरे घर की काया पलट देती है। अब वहाँ एक छोटे से बेकार घर की जगह एक सुंदर बड़ा घर था। अम्मा के पास सुंदर सुंदर कपड़े थे और रसोई में इतना सामान था कि किशन ने अपनी जिंदगी में भी इतना सामान रसोई में नहीं देखा था। माँ सच कहती थी कि मुझे दुनिया की सबसे अच्छी बहू मिलेगी। किशन की माँ जैसे ही पूजा करने के बाद आंखें खोलती है, अपने घर को बिल्कुल नया पाती है। वो हैरान होकर इधर उधर देखती है कि तभी रूमी हंसते हुए उनके पास आती है और उन्हें सारी बात बता देती है। आखिर भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। मुझे पूरा यकीन था कि मेरे किशन को एक ऐसी ही पत्नी की जरूरत है। बेटा, तू हमेशा अपने पति का साथ देना। रूमी किशन के लिए एक बड़ी अच्छी दुकान खोल देती है जिसे किशन चलाने लगता है। अब तो गांव के सभी लोग किशन की दुकान पर आकर राशन खरीदते और जरूरतमंदों को किशन फ्री में सामान दे देता। अरे किशन की माँ, तेरी बहू तो साक्षात लक्ष्मी है, आते ही सारे घर की काया पलट गई। आखिर तेरी तमन्ना पूरी हो ही गई। भगवान ने मेरी सुन ली, वरना तो गांव वालों से मैं प्रार्थना कर कर के थक गई थी कि मेरे बेटे के लिए कोई अच्छी लड़की देख दो। जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर कोई गांव का आदमी तेरे बेटे के लिए बहू देखता तो क्या पता वो तेरे बेटे की किस्मत ना बदल पाती। मेरी रूमी तो साक्षात लक्ष्मी है, लक्ष्मी। अब तो सारा गांव आकर किशन की मां को बधाइयां दे रहा था और उसे किशन की शादी की खुशी में एक बड़ा आयोजन करने के लिए कह रहा था। शाम को, देखा किशन, तेरी शादी हो गई। सारे गांव वाले तेरी शादी का भोज मांग रहे हैं। सारे गांव का भोज? माँ तो भी ना पता नहीं क्या क्या फरमाइशें करने लग जाती है। माँ गलत क्या कह रही है? आखिर उनके भी अपने बेटे को लेकर बहुत से अरमान हैं। माँ, तू सारे गांव को बुला, जैसा दिल चाहे वैसा भोज करा। देखा मुझे कितनी अच्छी बहू मिली है, मेरी सारी बात समझती है। फिर किशन की माँ सारे गांव को भोज कराती है। सारे गांव के लोग आकर रूमी और किशन को बधाइयां देते हैं। लेकिन सभी गांव वाले हैरान थे कि गरीब किशन के पास इतना पैसा कहां से आ गया। किशन की जिंदगी बहुत ही अच्छे से गुजर रही थी। उसकी माँ भी हर समय खुश रहती थी। रूमी की मदद से किशन की माँ गरीबों की मदद करने लगी। किशन भी रूमी के साथ मिलकर अपने काम को देखता। देखते ही देखते 2 साल निकल जाते हैं और एक दिन किशन के घर एक बहुत प्यारी बेटी का जन्म होता है। देखो रूमी, ये बिल्कुल तुम्हारे जैसी दिख रही है। रूमी और किशन अपनी बेटी को गोद में लेकर खिला रहे थे। तभी किशन की माँ भी वहां आ जाती है और अपने परिवार को देखकर भगवान से प्रार्थना कर उनकी खुशियों के लिए दुआ मांगती है।
सुभाष एक गरीब किसान था। उसके परिवार में उसकी बीमार पत्नी बबीता और 2 बच्चे चिंटू और शीनू थे। बबीता पिछले 2 महीनों से लगातार बीमार थी और फिर एक दिन ऐसा आया कि बबीता परलोक सिधार गई। सुभाष अपने दोनों बच्चों को लेकर बड़ा परेशान रहने लगा। वो खेतों में जाता तो खाना बनाकर जाता, अपने बच्चों की देखभाल करता, स्कूल छोड़कर आता, इसी में ही पूरा दिन निकल जाता। एक दिन की बात है, सुभाष का दोस्त भागा भागा आया और उसने बताया कि खेतों में जंगली सुअर आ गए हैं और उन्होंने फसल तबाह कर दी है। सुभाष ने अभी अपने बच्चों को स्कूल भेजा ही था। वो जल्दी से घर का ताला लगाता है और खेतों में चला जाता है। सारे किसान अपने खेतों की हालत देखकर बड़े ही दुखी थे। पूरा दिन सुभाष का खेतों में निकल जाता है। वहीं दोपहर को जब उसके बच्चे स्कूल से घर आते हैं तो घर में खाना बना हुआ ना पाकर थोड़ा दुखी हो जाते हैं। भाई आज तो बाबा ने खाना भी बनाकर नहीं रखा हुआ, बहुत तेज भूख लगी है। रुक, मैं देखता हूँ, शायद मेरे पास एक 2 रुपए पड़ा हो, मैं तेरे लिए कुछ लेकर आता हूँ। चिंटू इधर उधर से सब जगह टटोल कर 2 रुपए ढूंढ निकालता है और अपनी बहन के लिए कुछ लेने के लिए घर से निकल पड़ता है। तभी रास्ते में उसकी टक्कर एक औरत से हो जाती है। रेतीली जमीन पर 2 रुपए गिर जाते हैं। वो उन्हें ढूंढने लगता है। क्या हुआ बेटा, क्या गिर गया तुम्हारा, क्या ढूंढ रहे हो? बड़ी मुश्किल से 2 रुपए ढूंढे थे, मेरी बहन को आज बहुत तेज भूख लगी है, उसके लिए कुछ लेने के लिए आया था। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। तुम्हारी माँ क्या बीमार है? उन्होंने खाना नहीं बनाया? चिंटू को 2 रुपए नहीं मिल रहे थे। वो सीधा खड़ा होकर उस औरत की तरफ लाचार नजरों से देखकर बोलता है, हमारी माँ नहीं है और बाबा शायद किसी काम में फंस गए, आज खाना नहीं बना हुआ हमारे घर में। मेरी छोटी बहन है, उसे भूख लगी है। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। चलो तुम चलो, मैं तुम्हें कुछ सामान दिला देती हूँ। नहीं, रहने दो, मैं अपनी बहन को समझा दूंगा। चिंटू वहां से उदास घर की तरफ चल पड़ता है। वो औरत भी उसके साथ साथ घर आ जाती है। अरे आप क्यों मेरे पीछे पीछे आ रही हो? वो इसलिए कि मुझसे तुम्हारी तकलीफ देखी नहीं जा रही। मेरी वजह से तुम्हारे 2 रुपए गुम हो गए हैं, इसलिए अब मैं ही तुम लोगों के लिए खाना बनाऊंगी। पर तुम क्यों खाना बनाओगी? एक तो बच्चे तुम बोलते बहुत हो। क्या नाम है तुम्हारा और तुम्हारी बहन का क्या नाम है? चिंटू उस औरत को अपना और अपनी बहन का नाम बता देता है। फिर वो औरत चिंटू के घर आकर उन दोनों भाई बहन के लिए चुटकी बजाते ही खाना बना देती है। दोनों बच्चे पेट भर स्वादिष्ट खाना खाते हैं। तभी वो औरत चुटकी बजाती है और सारा घर साफ कर देती है। घर, आंगन, बर्तन सब चमक रहे थे। आपने तो सारा घर चमका दिया है, कितना अच्छा लग रहा है। बाबा को तो इतना समय ही नहीं मिलता कि वो घर में झाड़ू भी ढंग से दे दे। बाबा भी अभी तक नहीं आए हैं, क्या आप मेरे बाबा के लिए भी खाना बना दोगी? वो औरत सबके लिए रात का खाना चुटकी बजाते ही बना देती है और फिर वो देखते ही देखते वहां से गायब हो जाती है। दोनों भाई बहन बहुत खुश थे। वहां थका हारा सुभाष जब घर आता है, घर को चमकता हुआ देखकर वो खुशी से अपने बच्चों को गले लगा लेता है। मुझे माफ करना बच्चों, मैं तुम्हारे लिए आज कोई खाना भी नहीं बनाकर जा पाया। तुम लोगों ने कितनी मेहनत से आज घर साफ किया है। चलो मैं तुम लोगों के लिए फटाफट खाना बना देता हूँ। अरे बाबा, आज तो आपके लिए पहले से ही खाना बना हुआ है। सुभाष रसोई में जाकर देखता है। रसोई से अच्छी खुशबू आ रही थी और खाना बना हुआ था। वो तो बड़ा हैरान हो जाता है। फिर चिंटू दिन की सारी बात उसको बता देता है। तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो कोई जादूगरनी थी। बच्चों, आज के बाद कभी किसी को इस तरह से घर में मत घुसने देना। अगर तुम्हारे साथ में कुछ बुरा कर देती तो मैं कहाँ जाता? सुभाष डर के मारे अपने बच्चों को गले लगा लेता है। रात भर वो यही सोचता रहा कि आखिर वो औरत कौन थी जो इतना काम करके चली गई, वो भी बिना किसी लालच के। सुभाष की पूरी रात आंखों में कट जाती है। सुबह वो अपने बच्चों को स्कूल भेजता है और खुद खेतों में काम करने चले जाता है। थोड़ी देर बाद वो औरत उसके घर पर आती है। वो देखती है कि रसोई में 4 रोटियां रखी हुई हैं और साथ में अचार। बेचारे बच्चे रूखी सूखी रोटी खाकर जीवन गुजार रहे हैं। कितने प्यारे बच्चे हैं, मासूम। मुझे इनके लिए कुछ करना चाहिए। तभी वो औरत अपने जादू से अच्छा अच्छा बच्चों की पसंद का खाना वहां पर रख देती है। दोपहर को जब दोनों बच्चे स्कूल से आते हैं और टेबल पर रखा हुआ खाना देखते हैं तो खुश हो जाते हैं। वहीं वो औरत अपने जादू से खुद को छुपा देती है। बच्चों के चेहरे पर खुशी देखकर वो बहुत खुश होती है और फिर वहां से गायब हो जाती है। अब यह सिलसिला रोज का हो गया था। बच्चे रोज अपने बाबा को बोलते कि बाबा आप बहुत अच्छा खाना बनाकर जाते हो, और सुभाष हैरान हो जाता कि वो तो रोटियां रख कर जाता है, फिर ये बच्चे उस खाने की इतनी तारीफ कैसे कर सकते हैं।
सर्दी का समय था। बाबा, अब तो हमारी सर्दी की छुट्टियां पड़ने वाली हैं। किसी दिन गाजर का हलवा बनाओ ना। अच्छा, तो मेरे बच्चों को गाजर का हलवा खाना है। देखो बच्चों, मैंने कभी गाजर का हलवा बनाया तो नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। पर जैसा भी बनेगा तुम दोनों को खाना पड़ेगा। दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं। अगले दिन सुबह स्कूल का आखिरी दिन था। उसके बाद छुट्टियां पड़ने वाली थी। सुभाष भी खेतों में चला गया था। वो जादुई औरत घर में आती है और चुटकी बजाते ही गाजर का हलवा तैयार कर देती है। तभी किसी काम से सुभाष को घर आना पड़ता है और जैसे ही वो घर का दरवाजा खोलता है, एक अनजान औरत को गाजर के हलवे के साथ देखकर हैरान हो जाता है। कौन हो तुम, और यहाँ मेरे घर में क्या कर रही हो? अच्छा, लगता है तुम वही हो जो हर रोज यहाँ आकर बच्चों के लिए खाना बनाती हो। सच बताओ, क्या मकसद है तुम्हारा इस घर में आने का? अरे अरे, आपने तो सवालों की झड़ी लगा दी। मुझे तो याद भी नहीं है कि आपने पहला सवाल कौन सा पूछा है। मेरा नाम किरण है। एक दिन ऐसे ही आपके बेटे से मेरी मुलाकात हुई और मैं उसके साथ यहाँ पर आई। घर की हालत और बच्चों की हालत देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। मेरे मन में उनके प्रति ममता जाग गई, इसलिए मैं उनके लिए ये सब काम करती हूँ। मेरा कोई मकसद नहीं है यहाँ आने का, बस उन दोनों के खिले चेहरे देखकर मुझे अच्छा लगता है। वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या तुम्हारा कोई घर परिवार नहीं है जो तुम रोज मुंह उठाकर यहाँ चली आती हो? वही तो, मेरा कोई घर परिवार नहीं है। मुझे बच्चों के साथ अच्छा लगता है, इसलिए बस मैं यहाँ आ जाती हूँ। और आपसे भी निवेदन है कि मुझे यहाँ आने से और बच्चों का काम करने से मत रोकना। लेकिन जो तुम ये रोज रोज स्वादिष्ट खाना बनाती हो, इनमें तो बहुत खर्चा होता होगा। तुम क्या कोई नौकरी करती हो? वो जोर जोर से हंसने लगती है और फिर वो सुभाष को बताती है कि वो कोई नौकरी नहीं करती है। उसके पास में बहुत सारे जादू हैं, ऐसा जिससे वो चुटकी बजाते कोई भी काम कर देती है। सुभाष ये सुनकर हैरान हो जाता है। वो उसे जादू दिखाने के लिए बोलता है, तो वो दिखाती है कि वो गायब भी हो जाती है और वापस भी आ जाती है। यहाँ तक कि वो बढ़िया बढ़िया खाने भी तैयार करके रख देती है। घर में बच्चों के लिए नए कपड़े भी रख देती है। सुभाष इतना कुछ देखकर हैरान हो जाता है। हे भगवान, मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसी औरत देखी है जो जादुई है। कहाँ से सीखा तुमने इतना सब कुछ? अच्छा, एक बात बताओ, कुछ दिन पहले सूअर मेरे खेतों में घुस गए थे और उन्होंने मेरी काफी फसल खराब कर दी। क्या तुम वो भी ठीक कर सकती हो? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं चुटकी बजाते फसल ठीक कर सकती हूँ। सुभाष बड़ा खुश हो जाता है। बच्चों के स्कूल से आने पर वो किरण को घर में देखते हैं तो चिंटू बोलता है, अरे, आप तो उस दिन के बाद कभी दिखाई ही नहीं दी। आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। अरे वाह, गाजर का हलवा, अच्छा अच्छा खाना। काश आप हमारी माँ होती, फिर तो हमें रोज ऐसे बढ़िया बढ़िया खाना खाने को मिलता। तभी बच्चे एक कोने में देखते हैं उनके लिए नए कपड़े, नए जूते। वो बड़े खुश हो जाते हैं। बच्चों को इतना खुश देखकर सुभाष भी बड़ा खुश था और किरण भी। रात के समय किरण सुभाष के साथ उसके खेतों में जाती है और चुटकी बजाते ही वो उसकी सारी फसल ठीक कर देती है। अब उसे गायब होने की भी जरूरत नहीं थी। वो उन्हीं के घर में रहने लगती है। पर एक दिन सुभाष उससे कहता है, देखो, तुम बुरा मत मानना, आजकल का जमाना बड़ा खराब है। रोज तुम्हें यहाँ देखकर आसपास के लोग बातें बनाने लगे हैं। तुम अब हमारी मदद करना बंद कर दो और यहाँ से चली जाओ। आपने तो बड़ी जल्दी मुझे घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसका एक और हल भी हो सकता था। और वो क्या है? मैं चाहती हूँ कि मैं इन बच्चों की माँ बन जाऊं, और ये तो तभी संभव है जब आप मुझसे शादी करोगे। किरण बच्चों से पूछती है। बच्चे खुशी खुशी किरण को अपनी माँ मान लेते हैं और फिर सुभाष किरण से शादी कर लेता है। अगली सुबह उसके घर की काया ही पलट गई। उसकी झोपड़ी अब एक अच्छा खासा घर थी। अब खेतों में फसल भी लहरा रही थी। बच्चे भी बहुत खुश थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि तभी अचानक बहुत तेज बारिश होती है। सारे गांव और खेत में पानी भर जाता है। लगातार 3-4 दिन बारिश होने से बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। सुनो किरण, तुम्हारे अंदर तो बहुत ममता है। क्या तुम मेरे गांव के लिए कुछ कर सकती हो? इस बारिश से गरीब किसानों का बहुत नुकसान हो जाएगा। सबके घरों में पानी भी भर गया है। लोगों के प्रति तुम्हारी दया देखकर तो मुझे ये काम करने में और भी खुशी होगी। मैं तो डर के मारे नहीं कर रही थी। तभी किरण चुटकी बजाती है और गांव और खेतों का सारा पानी गायब हो जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि अभी बारिश शुरू हुई है। अगले दिन तक बारिश रुक जाती है और गांव के किसान एक भारी नुकसान से बच जाते हैं। पर वो सब भी हैरान थे कि आखिर ऐसा चमत्कार कैसे हो गया। भाई, मैं तो बड़ा ही किस्मत वाला इंसान निकला। मुझे तो जादुई पत्नी मिल गई जो चुटकी बजाते सारे काम हल कर देती है।
और ये सुनकर किरण और सुभाष हंसने लगते हैं।